हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे भाइयों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का थ्योरेटिकल बैच जिसका नाम था अपने खुद के बैच का, आपके बैच का, जीरो टू हीरो बैच। उसके अंतर्गत अपन एक एक टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे थे और जिस टॉपिक पर अपन आ गए थे वो था टॉपिक जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत भी अपन ने कुछ पॉइंटों पे चर्चा कर ली थी। आज जिस पॉइंट पे चर्चा होगी वो रहेगा जलवायु के अंतर्गत मानसून व मानसूनी वर्षा का प्रभाव। इसका मतलब कल अपन ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं को अध्ययन किया था, जिसमें एक था अरब सागर का मानसून, एक था बंगाल की खाड़ी का मानसून। दोनों अपन ने राजस्थान के अंतर्गत देख लिए थे। अब राजस्थान में ये मानसून आए और ये मानसून गए। उसके बाद राजस्थान में हम देखने वाले कहां ज्यादा वर्षा रही, कहां कम रही, जिले के रूप में कहां ज्यादा है, स्थान के रूप में कहां ज्यादा है, और मेरे भाइयों न्यूनतम वर्षा कहां रही, जिले के रूप में कहां, स्थान के रूप में कहां है। तो देखिए, आइए भाई सब, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर बना रहे, जिससे मेरे भाइयों इन बच्चों की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो उसे भी ये दूर करके बाबा खाटू श्याम भैया पॉजिटिव एनर्जी में लग जाए, क्योंकि बगैर मेहनत के भाई सब सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल राइट बात कही गई है इस मोटिवेशन के अंतर्गत। आपको भला बुरा कहने वाले लोगों से कभी भी पलटकर जवाब मत दीजिए बेटा, क्योंकि पलटकर जवाब देने से कुछ नहीं होता, आपकी और गलतियां पकड़ में आती हैं। इसका सीधा सा एक ही जवाब है, सक्सेस होकर जवाब दीजिए, और तब भी मत दीजिए, मैं तो ये कहता हूं बस शांत रहिए, अपने आप बोलो पर आपकी निंदा करना छोड़ देंगे। चलिए, टॉपिक रहेगा जलवायु अपना, और जलवायु के अंतर्गत अपन लेके आ चुके हैं मानसून का प्रभाव। तो इसे अच्छे तरीके से देखिएगा बेटा। जब मानसून के प्रभाव की हम राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, इसका मतलब यह है बेटा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून था, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो भाग थे, ये दोनों मानसून हमारे राजस्थान में आए। इन्होंने पूरे कंप्लीट राजस्थान में वर्षा कराई, उसके बाद ये गए। अब इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर हुई, उसके बाद का जब हम सर्वे करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत बेटा, वो सर्वाधिक वर्षा आपकी सबसे पहले जिले के रूप में कहां रहेगी। तो बेटा ध्यान रखना, जिले के रूप में सबसे ज्यादा वर्षा होती है झालावाड़। कहां पे होती है बेटा? झालावाड़। लगभग बताई गई है 100 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 100 सेंटीमीटर। स्थान के रूप में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है बेटा, वो भी आप ध्यान रखेंगे, वो होती है माउंट आबू। कहां होती है? माउंट आबू। और वर्षा का यह एवरेज बताया गया है 150 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा रहेगी जिले के रूप में वो रहेगी झालावाड़, स्थान के रूप में रहेगी वो रहेगी बेटा माउंट आबू। और जब बात आती है किसकी बेटा? न्यूनतम वर्षा की बात आती है, तो जिले के रूप में न्यूनतम वर्षा कहां रहेगी? तो ध्यान रखना, जिले के रूप में न्यूनतम वर्षा जो रहेगी वो रहेगी आपके जैसलमेर में। कहां पर रहेगी बेटा? जैसलमेर। और स्थान के रूप में जो रहेगी मेरे भाइयों, वो जैसलमेर का ही एक स्थान है जिसे कहते हैं अपन क्या? सम। क्या कहते हैं बेटा? सम। अब जैसलमेर के अंतर्गत यहाँ कितना एवरेज बताया गया? 10 सेंटीमीटर। और भाई साहब सम के अंतर्गत कितना बताया गया है? 0 सेंटीमीटर। यहाँ 0 सेंटीमीटर का मीनिंग मेरा इससे नहीं है बेटा कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। मौसम विज्ञान विभाग ये कहता है कि मेरे लिए वर्षा का दिन वही होगा जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। मौसम विज्ञान विभाग के लिए वही वर्षा का दिन होता है, और उस कंडीशन को पार नहीं कर पाता है कौन? सम। तो इसलिए ध्यान रहे मेरे भाइयों, सम में डाटा जो लिखा जाता है मौसम विज्ञान विभाग के अकॉर्डिंग वो 0 सेंटीमीटर लिखा जाता है। इसका मतलब सर्वाधिक वर्षा जिले के रूप में झालावाड़, स्थान के रूप में माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा जिले के रूप में जैसलमेर और स्थान के रूप में रहेगी सम। यहां तक बात क्लियर है। अब कौन सी जगह पे ये मानसून कितने दिन ठहरता है ये भी आप ध्यान देंगे। जी सर, यहां पे लगभग बताया गया है भाई साहब, आपके जिले के रूप में झालावाड़ में लगभग मानसूनी वर्षा होती है कितने दिन? 47 दिन। माउंट आबू में लगभग मानसूनी वर्षा होती है कितने दिन? 40 दिन। अब ध्यान देंगे, यहां जो 47 दिन वर्षा होती है और यहां केवल 40 दिन, तो इससे यह पता चलता है कि माउंट आबू में केवल 40 दिन जो वर्षा होती है वो काफी तेज तरार वर्षा होती होगी। इसीलिए परसेंटेज कितने पे गया है, या वर्षा कितने पे गई है बेटा? 150 सेंटीमीटर। जबकि झालावाड़ में अगर ये पूछा जाए कि मानसून रुकने की समय अवधि कितनी है,
तो झालावाड़ में मानसून रुकता है 47 दिन, माउंट आबू में रुकता है 40 दिन, और जैसलमेर में पूछा जाए समय अवधि कितनी है मानसून रुकने की, तो ध्यान रखना 5 दिन। और भाई साहब यहां तो है ही नहीं, तो यहां पे ध्यान देंगे 0। तो मेरे भाइयों इसमें से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मानसून के प्रभाव के रूप में, इनको ध्यान रखना। फिर आ जाता है राजस्थान में औसत मानसूनी वर्षा। और जब आप राजस्थान के अंतर्गत बेटा औसत मानसूनी वर्षा की बात मेरे से करेंगे कि राजस्थान में औसत मानसूनी वर्षा कितनी होती है, तो एक डिजिट ये भी आपको ध्यान रखना है 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में जो औसत वर्षा बताई गई है बेटा वो कितनी है, तो ध्यान रखना 57.5 सेंटीमीटर। ये था राजस्थान में मानसून का प्रभाव। जिले के रूप में कहां वर्षा ज्यादा रहेगी, स्थान के रूप में कहां रहेगी, न्यूनतम वर्षा बेटा जिले के रूप में कहां रहेगी, स्थान के रूप में कहां रहेगी। पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक बार बड़े कर देना थोड़ी सी। चलिए मेरे भाइयों, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल बेटा, है ना। 57.5 सेंटीमीटर ये राजस्थान में एवरेज वर्षा रहेगी। चलिए अब चलते बेटा आगे की ओर। ओके सर, आगे की ओर आने से पहले जो मुझे आपको एक चीज बतानी थी इस जगह पे, वो भी देखिए मेरे भाइयों, अपन किसकी बात करने वाले हैं। जी सर, अब जो अपनी बात रहने वाली है उसे बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाइयों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूं। जी सर बताइए। अब सुनना, सबसे पहले आपको एग्जामिनर ये कहे कि मानसून आपका आया किधर से था, तो हमारे राजस्थान में मैंने आपसे कहा था जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को। तो हमारे राजस्थान में जो सबसे पहले मानसून आने की दिशा है वो यही तो थी। बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर। तो भाई साहब अगर आपसे कल को कोई ये पूछे कि मानसून आने की दिशा, तो भाई साहब आपको ये ही दिशा लेनी है। ये जो थी वो मानसून आने की दिशा थी राजस्थान के अंतर्गत। बिल्कुल राइट सर, ध्यान से सुनना भाई साहब, मानसून आने की दिशा। कल को कोई कहे राजस्थान में मानसून आने की दिशा क्या है, तो मानसून आने की दिशा तो ये थी क्योंकि सबसे पहले अरब सागर का मानसून ही राजस्थान में प्रवेश किया था। बिल्कुल किया था सर। अब इस दिशा को आप नाम क्या देंगे, तो भाई साहब मैं तो ये कहने वाला हूं कि आप सेंटर पॉइंट से और 4 भाग बना दीजिए राजस्थान के अंतर्गत बगैर सोचे समझे। ओके सर, डन है मामला। बताइए ये साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर हो जाएगी सर। ओके बेटा, ये वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी सर, ये हमारी दक्षिण साइड हो जाएगी। जबरदस्त भाई साहब। और ये वाली जो साइड है बेटा वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखना ये साइड पश्चिम हो जाएगी। और ये वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखना ये वाली साइड पूरब हो जाएगी। अब बताइए आपके यहां जो मानसून आया है मेरे भाइयों, ये जो मानसून आया जिसको आपने अरब सागर का मानसून कहा था, बिल्कुल राइट सर। इस मानसून की दिशा क्या है, मानसून के आने की दिशा क्या है राजस्थान के अंतर्गत, तो कुछ नहीं करना होता है इस कंडीशन में मेरे भाइयों। आपको बस ये देखना है कि ये मानसून आने की दिशा किधर से आया है, दक्षिण पश्चिम से। कल को आपसे ये नहीं पूछे कि अरब सागर के मानसून की दिशा क्या है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा क्या है, डायरेक्ट आपसे पॉइंट पूछा जाए मानसून आने की दिशा राजस्थान में। अब भाई साहब हम तो उसी मानसून को मानेंगे ना जो सबसे पहले आया है। और सबसे पहले कल अपन पढ़ रहे थे कौन सा मानसून आया था, अरब सागर वाला। बिल्कुल सर। तो मानसून आने की दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। राइट सर। अब बात करते हैं मानसून के आगे बढ़ने की दिशा। तो यही वाला मानसून बताइए आगे की ओर गया था कि नहीं गया था। और आपको मालूम हो तो भाई साहब किसके समानांतर गया था, जी गुरुजी, अरावली के समानांतर गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यही वो मानसून है मेरे भाइयों जो किसके समानांतर आगे की ओर बढ़ा था। अगर आपको पता है तो यही वो मानसून है जो अरावली के समानांतर आगे की ओर बढ़ा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो कल को ये कहा जाए भाई साहब ये वाले जो एरो आप देख रहे हो, जी गुरुजी, ये दिशा रहेगी मानसून के आगे बढ़ने की। कौन सी, मानसून के आगे बढ़ने की दिशा। ओके सर, राइट। तो भाई साहब इसे आप कहेंगे मानसून के आगे बढ़ने की दिशा, मानसून के आगे बढ़ने की दिशा। इसका मतलब मैंने यहां पे 2 चीजें आपको अभी तक बताई हैं कि कल को यह पूछा जाए कि मानसून के आने की दिशा तो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, आपसे कहा जाए मानसून के आगे बढ़ने की दिशा
तो हो जाएगी उत्तर पूरब। क्या हो जाएगी बेटा? उत्तर पूरब। ओके सर। इसके बाद वो कहे कि अरब सागर के मानसून की दिशा क्या है। अब उसने नाम लिया है अरब सागर का मानसून। अब तक वो क्या कह रहा था? मानसून के आने की दिशा और मानसून के आगे बढ़ने की दिशा। ये सबसे पहले आया, यही आगे की ओर निकल के गया, इसलिए ये दो लोकेशन अपन ने ले ली। अब वो कह रहा है अरब सागर के मानसून की दिशा। और इस स्थिति में आपको मेरे भाइयों क्या करना है? इस स्थिति में आपको यह बताना है कि अरब सागर के जो मानसून की दिशा है ना, वो ये रहेगी। बिल्कुल राइट सर। तो इसका मतलब अब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, देखिए आप, ये हो गई बेटा अरब सागर के मानसून की दिशा। जी गुरुजी, अरब सागर के मानसून की दिशा। अब अगर वो प्रॉपर आपसे पूछ रहा है अरब सागर के मानसून की दिशा क्या है, तब आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये हो गई अरब सागर के मानसून की दिशा। जी गुरुजी। और बताइए ये किधर से किधर आपको दिख रही है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। ओके सर, डन। फिर पूछे आपसे कि बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा क्या है। अब आपको भी पता है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून जब मैंने कल पढ़ाया था तो वो झालावाड़ से प्रवेश किया था। बिल्कुल सर। तो इधर से जो इधर की तरफ गया था, जो बेटा ऐसे गया था, बिल्कुल सर, ये था आपके पास बंगाल की खाड़ी का मानसून। कौन सा था बेटा? ये था फिर आपके पास बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो ये वाला जो मानसून रहेगा, इसे आप कहेंगे बेटा बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा। बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा। और बताइए बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। इसका मतलब वापस कहता हूं 4 पॉइंटों को। मानसून के आने की दिशा तो दक्षिण पश्चिम, मानसून के आगे बढ़ने की दिशा उत्तर पूरब, अरब सागर के मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। बोलो यहां तक बताओ पहले मामला डन है या नहीं है? अभी तक सिर्फ बेटा ध्यान से सुनना, मैंने ओनली फॉर मानसून 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 बोला है। अभी मैंने मानसूनी वर्षा नहीं बोला है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर लेकिन समझने की कोशिश आप करेंगे। तो अभी तो मानसून की बात हुई है, बिल्कुल हुई है सर। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इनको पूरा दिशा के अकॉर्डिंग में लिखा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में फिर देखते हैं कुछ बातें। जी सर। अब आपसे यह पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है राजस्थान के अंतर्गत। कल को बेटा आपसे यह पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिणी भाग। अब जिले की बात नहीं हो रही, क्षेत्र की बात हो रही है। क्षेत्र का मतलब होता है कई जिलों का समूह। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और फिर आपसे कहा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे आपसे कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। इसका मतलब ये तो कौन सा भाग हो गया बेटा, आप ध्यान देंगे इधर, ये तो हो गया राजस्थान का दक्षिणी भाग। ओके सर, दक्षिणी भाग। और ये हो गया राजस्थान का पश्चिमी भाग या पश्चिमी क्षेत्र। ओके सर, पश्चिमी भाग या पश्चिमी क्षेत्र। और यहां पे आप ध्यान देंगे सर, ये तो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ओके सर, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया आपका दक्षिणी भाग। ठीक है सर। और आपसे पूछा जाए राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये हो गया बेटा आपके राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण है, और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिम है। अब अगली बात जो बता रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनना। अब तक मैंने सिर्फ मानसून को टारगेट किया, और अब मैं पहली बार टारगेट करने जा रहा हूं वर्षा को। और जब आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में मानसूनी वर्षा घटने की दिशा और राजस्थान में मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा, तो मेरे भाइयों एक ये बात ध्यान रखेंगे आप कि राजस्थान में मानसूनी वर्षा बढ़ने और घटने की दिशा, मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल वे में समझाता हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, बताइए उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बाहर कमरा लेके रहते हैं, और मानसून का सत्रो मान लो, तो आपके पास बेटा मम्मी पापा का डेली कॉल आता है कि बेटा आज आपके पास, जैसे उदयपुर में बेटा आज बारिश कैसी रही, तो आप कहते हैं पापा बहुत तेज बारिश हुई है हमारे यहाँ। तो आपके पापा कहते हैं बेटा आपके वहां तो तेज बारिश हुई है लेकिन मेरे यहाँ तो नहीं हुई।
तो इसका मतलब आप ये लगाओगे कि उस दिन आपके यहां से और आपके पापा जा रहे थे गांव में, उधर वर्षा की मात्रा घटी है। फिर कल फोन आएगा, कल कहेंगे आपके पिताजी बेटा आज तो हमारे यहाँ काफी वर्षा हो रही है, आप कह रहे हो कि सर आज तो पापा जी हमारे यहाँ वर्षा नहीं हुई, तो क्या फिर उधर से इधर दिशा बताओगे कि वर्षा घटने की दिशा? परसों के दिन फिर फोन आएगा, फिर कहोगे आप पापा जी आज हमारे यहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, पिताजी कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं हो रही, तो क्या फिर इधर से इधर दिशा लगाओगे? फिर फोन आएगा, फिर फोन आएगा, फिर फोन आएगा, अरे भाई साहब ये थोड़ी सिस्टम होता है। मानसून जब आया है उस टाइम पे आप मानसूनी वर्षा बढ़ने और घटने की दिशा निश्चित नहीं कर सकते, तो सर कैसे होगी फिर? भाई साहब मानसून आया, मानसून ने वर्षा कराई और मानसून वर्षा करा के गया, उसके बाद की बात है। उसके बाद जब सर्वे किया जाता है तब पता चलता है कि कौन से एरिया में बारिश कम, कौन से में ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अगर आप मानसून के साथ इसको निकालने के लिए जाओगे तो गलती होगी भाई साहब। तो इसलिए जैसे मानसून के पीछे वर्षा लग जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा और घटने की दिशा। अब हर एक बच्चे को पता है राजस्थान में मरुस्थल में वर्षा कम होती है, इससे ज्यादा अरावली में होती है, इससे ज्यादा मैदान में होती है और इससे ज्यादा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो फिर मैं वापस से एक बार सेंटर पॉइंट से आपके 4 दिशा निर्धारण कर रहा हूं, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये कौन सी साइड हो गई? ये सर उत्तर हो गई जी गुरुजी। ये आपकी कौन सी साइड हो गई? ये सर हमारी दक्षिण हो गई। और बताइए ये कौन सी साइड हो गई? सर ये अपनी पश्चिम हो गई और ये वाली साइड आपकी हो गई पूरब। ओके सर डन। अब आपसे कहा जाए कि भाई साहब इधर वर्षा कम होती है, इससे ज्यादा अरावली में, इससे ज्यादा मैदान और इससे ज्यादा पठारी भाग में, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, बस ये वाली ध्यान रखना, ये जो एरो है ये कह रहा है पता है क्या? मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा। इसका मतलब कभी भी पूछे कि मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा क्या होगी, तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ओके सर डन। और अगर एरो ऐसे लग जाए बेटा तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे ये जो एरो है ये बता रहा है मानसूनी वर्षा घटने की दिशा। तो मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा तो ये हो गई और मानसूनी वर्षा घटने की दिशा ये हो गई। तो ये जो है इसे तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये तो है आपके मानसूनी वर्षा जी गुरुजी बढ़ने की दिशा। तो मानसूनी जो वर्षा बढ़ने की दिशा है वो आपका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। और मानसूनी वर्षा घटने की दिशा तो भाई साहब ये हो जाएगी आपकी जी गुरुजी मानसूनी वर्षा घटने की दिशा, मानसूनी वर्षा घटने की दिशा। अब बताइए जब वो कई बार ऐसे पूछता है हमसे कि मानसूनी वर्षा घटने की दिशा के अकॉर्डिंग जिलों को जमाइए, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, मानसूनी वर्षा घटने की दिशा के अकॉर्डिंग जिलों को जमाइए। मतलब ऐसे जमाने, हो सकता है सबसे पहले 12 दे रखा हो, फिर हो सकता है जयपुर दे रखा हो, फिर हो सकता है हनुमानगढ़ दे रखा हो, और हो सकता है बीकानेर दे रखा हो, बस इस क्रम में मिलना चाहिए। और जब पूछे मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा तो वो जिले बस इस क्रम में मिलने चाहिए। एकदम राइट आंसर है। कई का रट्टा मारना बताइए आप। समझ में आई यहां तक बात? वेरी गुड। अगर यहां तक समझ में आ गई तो बताइए अगले क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो आप? जो मेरे पॉइंट आ रहे हैं कि राजस्थान में मानसून आने की दिशा, मानसून के आगे बढ़ने की दिशा, अरब सागर के मानसून की दिशा, बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा और मानसूनी वर्षा घटने की दिशा। जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप तैयार हैं मेरे आगे के पॉइंटों का जवाब देने के लिए? यस सर, यस सर। यही वाला आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यही अव्वल लेवल का होना चाहिए मेरे भाइयों। पढ़ने का आनंद ही तब है। चलिए तो फिर आगे बढ़ाए बात को, लीजिए सर। हाँ 12 वालों की तरफ से राम 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 मेरे भाइयों। चलिए आगमन हो गया आपका पहले क्वेश्चन का। मानसून आगमन की दिशा क्या है? तो भाई साहब अपन ने जो देखा था अच्छे तरीके से देख लीजिए भाई साहब। सबसे पहला पॉइंट ये था अपने पास, मानसून आगमन की दिशा देखो ये रही, मानसून आने की दिशा दक्षिण पश्चिम होगी, मानसून के आगे बढ़ने की दिशा उत्तर पूरब होगी, अरब सागर के मानसून की दिशा ये रही, दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूरब होगी। बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा ये रही, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम होगी। बोलो डन डनाडन मामला, डन डनाडन। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिणी रहेगा, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी रहेगा। मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा ये रहेगी और घटने की दिशा ये रहेगी। गजब सर। अब आ जाते हैं मानसून आगमन की दिशा क्या है मेरे भाइयों। तो मानसून जो आगमन की दिशा है वो आपने देखी, क्या है बताइए। तो मानसून आगमन की दिशा है सर दक्षिण पश्चिम। क्या है बेटा, दक्षिण पश्चिम। ओके, इसी प्रकार कमेंट करते रहना बेटा, है ना। चलो अगले का बताओ, सेकंड का। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा क्या है। तो ध्यान रखना, मानसून के आगे जो बढ़ने की दिशा है वो है आपकी उत्तर पूरब। क्या है बेटा, उत्तर पूरब। बिल्कुल प्रियंका बेटा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर आपका। फिर बताइए अरब सागर के मानसून की दिशा क्या है। तो अब ये प्रॉपर आ जाएगी उठ के, बिल्कुल आ जाएगी सर अरब सागर के मानसून की दिशा। तो फिर हो जाएगी बेटा क्या, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से। और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों क्या आ जाती है, उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। फिर नंबर 4 पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा क्या है। तो देखो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून था बेटा वो किधर से प्रवेश किया था। देखो यहां पे देखो, ये रहा बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आंसर रहेगा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। राइट सर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा जो रहेगी बेटा वो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ओके सर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। फिर चलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन की दिशा। कल मैंने एक आपको चित्र बताया था जिसमें भारत के अंतर्गत राजस्थान बन रहा था और मानसून ऐसे लौटा था और झालावाड़ को क्रॉस करते हुए बाहर निकला था। बिल्कुल, अगर कल का आपने वीडियो देखा हो तो उसमें एक भारत का मैप बना हुआ था जिसमें राजस्थान अंदर था। उसमें मानसून प्रत्यावर्तन को मैंने ऐसे दर्शा रखा है और वो भी बता रखा है कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती है। तो मानसून प्रत्यावर्तन की जो दिशा रहेगी वो किधर से किधर रहेगी, यहां मैं बता देता हूं। मानसून प्रत्यावर्तन की दिशा ऐसे रहती है और झालावाड़ से हमारे यहां बाहर निकलता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ओके सर, डन। तो इसका मतलब इसकी जो रहेगी वो रहेगी बेटा उत्तर पश्चिम से। ओके, और ये दिशा जाएगी आपकी किधर, दक्षिण पूरब। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ओके डन। तो बताइए ये पांचों की पांचों पॉइंट यहां पे समझ में आ गए आपके। बिल्कुल सर। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। चलिए नंबर 6 पे आ जाते हैं, मानसूनी वर्षा बढ़ने की दिशा। अब मानसूनी वर्षा की बात कर रहा है। देखो यहां पे क्या लगा हुआ है पीछे, बताओ, वर्षा। तो बताइए हमारे मरुस्थल में कम वर्षा, अरावली में ज्यादा, उससे ज्यादा मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बेटा उत्तर पश्चिम से। और आप कौन सा आंसर बताएंगे, बताइए, दक्षिण पूरब। तो मानसूनी वर्षा जो बढ़ने की दिशा होगी बेटा वो रहेगी मेरे भाइयों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। बिल्कुल बेटा गौरी एकदम राइट आंसर बेटा। दीपक बिल्कुल एकदम राइट आंसर बेटा। फिर चलिए मानसूनी वर्षा घटने की दिशा उल्टा कर दीजिए बेटा ऐसे, तो आपकी दिशा हो जाएगी क्या, दक्षिण पूरब से। जी गुरुजी। और ये आपकी आ जाएगी उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ओके सर। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मैंने कौन सा बताया था, तो ध्यान रखना राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला रहेगा। और न्यूनतम वर्षा वाला जो मैंने क्षेत्र बताया था वो था राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र या भाग। पश्चिमी क्षेत्र या भाग आप कह सकते हैं, दक्षिणी क्षेत्र या भाग आप कह सकते हैं। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा दक्षिणी भाग और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा पश्चिमी भाग। बोलो पहले यहां तक ये बताइए कि बात एक ही बार में आपके समझ में आई कि नहीं आई। और अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मेरे भाइयों एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो जल्दी से कमेंट करके बताएं। पर दिखाना तो कितने चल रहे, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ भाई साहब यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस क्लास कब की चालू हुई है, अब आप गुड मॉर्निंग कर रहे हो बेटा है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो यहां तक का मामला एकदम रिपोर्ट ओके है। और देखो मैंने पहले भी कहा था जब आप आया करो तो भाई सब सेशन को शेयर किया करो, अपने जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे जो चैनल है वहां पे शेयर किया करो। क्योंकि देखो मैं जब आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आपको भी ये मालूम है कि मेरी एक उपलब्धि मुझे भी चाहिए।
मैं भी चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे के अंतर्गत राजस्थान में ज्योग्राफी वो मेरे से पढ़े। मैं भी ये चाहता हूं कि हर बच्चा राजस्थान का ज्योग्राफी मेरे से पढ़े। वो देखिए कि ज्योग्राफी इतनी ज्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है ये बहुत इजी है, पढ़ाया जा सकता है मेरे भाइयों इसे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कब होगा? जब यार अपने व्हाट्सएप चैनल, अपने टेलीग्राम पे, अपना जो भी मल्टीमीडिया का आपने जो भी कुछ ग्रुप बना रखा है उस पे जब क्लास को शेयर करेंगे तो ही तो लगेगा। और जब ज्यादा संख्या में बच्चे देखने के लिए आते हैं ना तो टीचर का कॉन्फिडेंस यहां होता है बेटा, नहीं है? हाँ, तो देखो ये तुम यार मेरे लिए थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो यार, ये तो पॉजिटिवता ला ही सकते हो कि ठीक है गौरव सर सुबह सुबह जग के आते हैं, हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आज 38वीं क्लास रेगुलरिटी के साथ हो रही है, बस एक होली की छुट्टियां नहीं थी और एक बार एक रविवार की छुट्टी ली थी, बाकी रेगुलर क्लास चल रही है मेरे भाइयों। तो यार आपका इतना तो फर्ज बनता है मेरे भाइयों जी। हाँ जी मान्यवर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब जो अपनी ऋतु आएगी बेटा, वो अब ऋतु स्टार्ट होती है शीत ऋतु। तो सर अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अभी तक अपन जिस ऋतु के अंतर्गत थे वो अपन ने जिन ऋतुओं का अध्ययन कर लिया उसमें ग्रीष्म ऋतु देखा जिसमें लू, आंधी और भवुल्ल्या को पढ़ा, फिर अपन ने वर्षा ऋतु में मानसून को कवर किया, और फिर एक शरद ऋतु जिसमें मानसून का प्रत्यावर्तन लिखा हुआ था वो भी अपन ने कवर किया। और उस प्रत्यावर्तन के समय अक्टूबर के माह में अचानक से तापमान में वृद्धि हो जाती है, उसे अक्टूबर की गर्मी भी कहते हैं। तो उसके बाद जो अगली ऋतु आती है उसे कहते हैं शीत ऋतु। तो सबसे पहले तो इसका समय क्या रहेगा सर? तो सबसे पहले तो आप समय को ध्यान रखेंगे जी गुरुजी। तो इसका समय रहता है बेटा दिसंबर टू फरवरी। इसका जो समय रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? दिसंबर टू फरवरी शीत ऋतु का। और इसमें घटना कौन सी चलेगी? तो ध्यान रखना, इसमें एक घटना का नाम रहेगा जिसको आप कहते हो मावट, और एक घटना रहेगी जिसे आप कहते हो शीत लहर। तो मावट और शीत लहर। तो शीत ऋतु जो अपन पढ़ेंगे भाई साहब ये दिसंबर टू फरवरी रहेगा। मैं समझाता हूं आपको, देखो कहां पे आ गए अपन शुरू में बात कर रहे थे ऋतु के आधार पर। आपको अगर याद नहीं है तो ऋतु के आधार पर मेरे भाइयों जलवायु वर्गीकरण, जी गुरुजी। और ऋतु के आधार पर जब अपना ये जलवायु वर्गीकरण निकल के आया था तो आपको मालूम होना चाहिए मैंने 4 भागों में लिया था, ये बिल्कुल लिया था सर, जिसमें एक ऋतु का नाम था ग्रीष्म ऋतु। राइट सर, ग्रीष्म ऋतु। एक थी अपने पास जिसको आपने कहा था वर्षा ऋतु। ओके सर। एक थी अपने पास जिसको आपने कहा था शरद ऋतु। राइट। और मेरे भाइयों एक थी अपने पास जिसको आप कह रहे हैं शीत ऋतु। क्या कह रहे हैं बेटा? शीत ऋतु। फिर इनकी जब मैंने आपको टाइमिंग बताई थी कि इनकी टाइमिंग क्या है, ग्रीष्म ऋतु की टाइमिंग थी आपको मालूम हो तो मार्च से मध्य जून। बिल्कुल राइट सर, मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु की टाइमिंग थी मेरे भाइयों मध्य जून से सितंबर। ओके सर। और ये जो टाइमिंग थी शरद ऋतु की वो थी आपकी अक्टूबर टू नवंबर। और शीत ऋतु की जो टाइमिंग थी मेरे भाइयों वो नवंबर पूरा इसमें खपत हो जाता है लगभग, तो दिसंबर टू फरवरी ये वाली टाइमिंग है यहाँ पे रही। बिल्कुल। फिर इनमें भी मैंने क्या क्या पढ़ाया है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मैंने आपको लू पढ़ाया, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मैंने आपको आंधी बताया, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ये घटना भी पढ़ाई जिसको आपने भवुल्ल्या कहा। वर्षा ऋतु में सिर्फ अपने पास एक घटना का अध्ययन अपन ने किया जिसको अपन ने कहा था मानसून। और शरद ऋतु में एक शब्द जो काफी पॉपुलर रहता है जिसको कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, जो मैंने कल आपको मानसून के साथ ही समझाया। और अब आ गए हम शीत ऋतु में जहां पे हम एक शब्द पे अध्ययन करेंगे जो है मावट, और एक घटना रहेगी हमारे लिए जो रहेगा शीत लहर। तो देखो यहां पे चल रहे हैं बेटा अपन इस वाले वर्गीकरण के अकॉर्डिंग यहां पे हैं अपन। ओके सर। तो शीत ऋतु का जो समय रहता है वो दिसंबर टू फरवरी रहता है। घटना रहेगी दो आपकी, एक तो रहेगी बेटा मावट और एक रहेगी शीत लहर। अब सर सबसे पहले यहां पे पढ़ेंगे कि मावट क्या है। ओके, तो इसे देखिए भाई साहब अच्छे तरीके से कि मावट क्या है। तो सबसे पहले मावट पे अपन चर्चा कर लेते हैं कि मावट क्या है। तो सुनो भाई साहब, यहां पे बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं पहले उसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा। जी गुरुजी, सबसे पहले तो आप बताइए मावट जो आप पढ़ रहे हैं ये भाई साहब कौन सी ऋतु की घटना है? तो भाई साहब पहली बात तो ये शीत ऋतु की घटना। और भाई साहब शीत ऋतु की अगर ये घटना है तो आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाइयों एक बात,
जी गुरुजी बताइए, हमारे यहाँ शीत ऋतु कब होगी? जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, या भूमध्य पे होगा, या मकर रेखा पे होगा? आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। हमारे यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव कब देखा जाएगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, भूमध्य या मकर रेखा पे? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, तभी समझाऊंगा मैं आगे की बात। जल्दी से, कि अपने यहां शीत ऋतु का प्रभाव कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, भूमध्य या मकर रेखा पे? जल्दी से बताओ भाई साहब। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मकर रेखा पर। ओके ओके ओके, 22 दिसंबर, बिल्कुल राइट। अब सुनना बस आप अच्छे तरीके से। देखो, ये तो आपका रहा भारत। मैं यहां भारत आपके लिए कंप्लीट बना देता हूं, जिससे आपको और समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जी गुरुजी, अब सुनिएगा मेरे भाइयों, ये आपका रहा भारत। ओके सर, ये आपका कौन रहा? भारत। ओके सर। और यहां पे मेरे भाइयों, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है एक सागर। ये एक सागर रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, और इस सागर का नाम है, जिसे आप कहते हो भूमध्य सागर। कौन सा सागर है बेटा? ये भूमध्य सागर। अभी बात को ध्यान से सुनना। और ये है आपका कौन? भारत। ओके सर। तो मैंने दो स्थानों को चुना है, एक भूमध्य सागर और एक भारत। ओके सर, डन। अब मेरे भाइयों एक बात यहां से ध्यान देंगे, कुछ इस प्रकार निकलती है आपके यहां से, भारत से निकलती है मेरे भाइयों ये, जिसे आप कहते हैं कर्क रेखा। तो अभी सूर्य यहां तो नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर मेरे भाइयों एक रेखा जाती है जिसका संपर्क भारत से नहीं रहेगा, बिल्कुल सर, इसे आप कहेंगे भूमध्य रेखा। राइट सर। और अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फिर एक रेखा और आएगी जिसे आप कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये जो है मेरे भाइयों, ये तो है आपकी कर्क रेखा। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है भूमध्य रेखा। ओके सर। और ये जो लास्ट वाली आप देख रहे हैं सर, ये है मकर रेखा। और हमारे यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव कब पड़ेगा? जब सूर्य कहां होगा? मकर रेखा पर। बिल्कुल राइट। तो मेरे भाइयों 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पे पड़ती हैं? मकर रेखा पे पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिलहाल सूर्य आप ऐसे माने यहां पर है। ओके सर, डन। अब जब सूर्य यहां पे है तो मेरे भाइयों बस मुझे एक बात का जवाब आप लोगों से चाहिए कि जब सूर्य यहां पे है तो बताइए 22 दिसंबर के दिन। ओके सर, 22 दिसंबर के दिन मेरे भाइयों, इस दिसंबर के दिन यहां आपके भूमध्य सागर पर और भारत के अंतर्गत, बस आप तो इतना बता दीजिए, दोनों जगह जो तापमान की या सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी वो बताइए सीधी पड़ेंगी या तिरछी? सर तिरछी पड़ेंगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट भाई साहब। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगा तो दोनों जगह आपकी जो किरणें पड़ेंगी वो कैसी पड़ेंगी मेरे भाइयों? तिरछी पड़ेंगी। बिल्कुल। और जब किरणें तिरछी पहुंचेंगी तो बताइए भारत के अंतर्गत मेरे भाइयों तापमान आपका क्या होगा? कम। तापमान क्या होगा? कम। और भारत के अंतर्गत भाई साहब तापमान कम और वायुदाब अधिक। ओके, फर्स्ट कंडीशन में यहां से कंपेयर कर रहे हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे, तो भारत में क्या कंडीशन होगी? ये भूमध्य सागर पे क्या कंडीशन होगी? आइए, भूमध्य सागर पे भी क्या होगा? तापमान कम और वायुदाब अधिक। तापमान कम और वायुदाब अधिक। तो ये तो इसकी कंडीशन में आए ना। 22 दिसंबर की कंडीशन में मैंने दोनों जगह को देखा तो मेरे पास यह स्थिति निकल के आई। मैंने एक तो किसको टारगेट किया? भूमध्य सागर को। और मैंने एक किसको टारगेट किया? भारत को। और दोनों जगह जब यहां के संदर्भ में देखी तो बताइए एक जैसी स्थिति में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई सर, एक जैसी स्थिति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब क्या करना है गुरुजी? अब इनका आपस में कंपेयर कीजिए। इनका भूमध्य सागर और भारत का आपस में कंपेयर कीजिए, क्योंकि एक स्थलीय भाग है और एक जलीय भाग है। बात तो सही कह रहे हैं सर। और स्थलीय और जलीय भाग दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। स्थलीय भाग जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, और जलीय भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। जब दोनों का कंपेयर करते हैं तो बेटा ज्यादा ठंडा मिलता है कौन? सागरीय भाग। क्योंकि जलीय भाग भाई साहब बहुत ज्यादा ठंडा रहता है शीत ऋतु के अंतर्गत बजाय स्थलीय भाग के। इसलिए जब आपस में कंपेयर करेंगे इन दोनों का तो बताइए यहां जो तापमान है क्या वो भारत में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एक जलीय भाग है, एक स्थलीय है। जहां जलीय भाग पे जो वायुदाब है क्या वो भारत में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे
और जब इन दोनों का आपस में कंपेयर किया जाता है तो भूमध्य सागर पर बहुत कम तापमान रहता है और वायु दाब अधिक। लेकिन जब इससे कंपेयर भारत का किया जाता है तो भूमध्य सागर की तुलना में भारत में तापमान भूमध्य सागर की तुलना में अधिक रहता है और वायु दाब रहता है कम। ये तो दोनों कंडीशन जो सेम आई थी वो किसके संदर्भ में आई थी? मकर रेखा के संदर्भ में। ठीक, अब जैसे मैंने भूमध्य सागर और किसका कंपेयर किया? भारत का। भूमध्य सागर और भारत का जैसे कंपेयर किया तो भूमध्य जो सागर है उस पर टेम्परेचर कम होता है, वो जलीय भाग है तो वायु दाब अधिक, और इसकी तुलना में भारत में तापमान अधिक और वायु दाब कम। इसी वजह से बेटा उच्च वायु दाब से हवा किधर आएंगी? निम्न वायु दाब की ओर आएंगी। अब मेरे भाइयों, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूं बेटा, बिल्कुल। अब देखो, मैंने तो वो दोनों कंडीशन आपके मकर रेखा के संदर्भ में निकाली, अब अलग अलग हो तो गई, बिल्कुल हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूं, लीजिए ये हट गया, बिल्कुल राइट सर। अब बताइए, भूमध्य सागर पे तापमान कम, वायु दाब अधिक, और भारत में तापमान अधिक और वायु दाब कम, राइट सर। अब मेरे भाइयों, ये जो पवनें होंगी वो कहां से चलेंगी? भूमध्य सागर से चलेंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, राइट सर। और जब ये पवनें इस प्रकार से चलेंगे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, तो आप ही बताइए मुझे कि ये कौन सी दिशा से आ रही है? पूरब से आ रही है या पश्चिम से? तो आपको आती हुई दिखाई देंगी बेटा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम से आती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। और आगे बढ़ते हुए मेरे भाइयों, इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगी तो अब बात करते हैं भारत में ये कहां कहां प्रभाव डालेंगी, कौन सी दिशा से भारत में एंट्री करेंगी। तो सेंटर पॉइंट लगाइए, 4 भागों में बांटिए, टेंशन लेने का है नहीं भाई साहब, ऐसे अपन दिशा निकालेंगे। बताइए उत्तर, जी गुरुजी दक्षिण, और जी गुरुजी पश्चिम, और भाई साहब ये। तो बताइए भारत में जो इनका प्रवेश रहेगा वो रहेगा उत्तर पश्चिम, भारत में प्रवेश रहेगा उत्तर पश्चिम। और यहां सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो भाई साहब आपका कौन होता है? राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, राजस्थान होता है, पंजाब प्रभावित होता है, जम्मू कश्मीर होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, उत्तराखंड होता है, यूपी होता है, एमपी प्रभावित होता है। और आपके जम्मू कश्मीर में तो बूंदे तक नहीं गिरती मेरे भाइयों इस टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही जम्मू कश्मीर काफी समुद्र तल से ऊंचा है, तो वहां टेम्परेचर वैसे ही डाउन रहता है। जब ये वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए दिसंबर जनवरी के महीनों के अंतर्गत पर्यटन, बताइए, बर्फ का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? लेकिन हमारा राजस्थान जो है वो समुद्र तल से कम ऊंचा है, तो हमारे यहाँ ये बरसात के रूप में होती है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों पर ये बर्फ के रूप में प्रभावित करती है। ओके, तो भाई साहब इस आपके पश्चिमी विक्षोभ से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो वो कौन होगा? राजस्थान। अब राजस्थान में भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन होते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, इसके अलावा श्रीगंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़। मतलब राजस्थान का लगभग जो ये एरिया आप देख रहे हो, मैं कह सकता हूं राजस्थान का लगभग उत्तर पश्चिमी भाग सबसे ज्यादा आपका प्रभावित होता है इस वाली वर्षा से। अब देखो मैंने क्या क्या कहा भाई साहब, कल को ये पूछे कि आपकी जो ये शीत ऋतु में वर्षा हुई है राजस्थान में, इसे कहते क्या है? तो आप कहोगे मावट। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट। कहां से आई? भूमध्य सागर। किसके द्वारा आई? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में प्रवेश कौन सी दिशा से की? उत्तर पश्चिम। सर्वाधिक प्रभावित किसको करती है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं? ये। कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती है? ये। और कल को यह कहा जाए कि भाई साहब आपके इस मावट के द्वारा, ये जो मावट वर्षा आप देख रहे हैं सर, इसके द्वारा, मावट वर्षा के द्वारा सर्वाधिक फायदा किसको होता है? तो बेटा ध्यान रखना, इस वर्षा के द्वारा सबसे ज्यादा जो फायदा है वो रबी की फसल को होता है, और रबी में भी किसको होता है? गेहूं को। और भाई साहब ये राजस्थान में योगदान, भाई साहब ये जो वर्षा होती है मावट के रूप में, इसका राजस्थान में योगदान कितना है? तो इसका योगदान है 10%। कितना है? 10%। भारत में योगदान देती है 2% और राजस्थान में देती है 10%। इसका मतलब राजस्थान में जो टोटल वर्षा हुई थी उसे मैंने माना है 57.5 सेंटीमीटर। उसे अगर मैं 100 मान लूं तो उसमें से 90% वर्षा आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिसकी 2 शाखाएं थी, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। बाकी की जो 90% उससे हो गई, बाकी की बची 10% वो किससे होती है? मावट के रूप में होती है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ से होती है।
ये आप ध्यान रखेंगे। ओके सर। अब देखो दोबारा से भाई साहब, उत्तर पश्चिम से अपने यहां प्रवेश की, राजस्थान को प्रभावित की, राजस्थान में इन जिलों को प्रभावित की, सर्वाधिक फायदा करेगी रबी की फसल को, राजस्थान में योगदान रहेगा इसका कितना 10%। अगर सही टाइम पे आ जाती है तो भाई साहब किसान को 1-2 पानी अपने खेत में कम देने की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसान इस वर्षा को वर्षा नहीं सोने की बूंद बोलता है। तो इसी वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। अब पूछा जाए ये वर्षा किस मानसून से होती है, तो आपके पास एक तो शब्द रहेगा ये कि सर ये वर्षा होती है भूमध्य सागरीय मानसून से। ओके, ऑप्शन में हो सकता है भूमध्य सागरीय मानसून, एक हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ मानसून। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ मानसून। बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है। एक आपके पास साइड हो सकती है, अगर वो नहीं दी तो उतने, तो आप कह सकते हो उत्तरी पश्चिमी मानसून। किससे? उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून से यह वर्षा होती है। तो मेरे भाइयों इस वर्षा को कहा जाता है क्या? मावट। बिल्कुल, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब सही टाइम पे आती है। इसका जो टाइमिंग पीरियड बताया गया है वो दिसंबर टू मार्च बताया गया है, और सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जनवरी में, लेकिन बहुत कम टाइम होता है जब ये सही टाइम पे आती है मेरे भाइयों। अब देखो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो यहां से अपन कंफर्म करेंगे कि मावट क्या है। दूसरी बात, मावट कहां से आई? बिल्कुल सर, मावट क्या है और मावट कहां से आई। फिर पूछेंगे किसके द्वारा आई, फिर पूछेंगे कब आई। ओके सर, ये कुछ बातें अपन को यहां पे देखनी है। तो देखिए मावट क्या है, इसका मतलब आप कहेंगे, मावट जो पूछ रहा है कि मावट, तो आप कहेंगे बेटा शीत ऋतु में, मेरे भाइयों शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है मेरे भाइयों? ध्यान रखना बेटा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, और ये आप ध्यान रखेंगे मावट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मावट कहलाती है। ओके सर, डन। कहां से आई ये पूछा जाए तो आप कहेंगे मेरे भाइयों ये आती है आपके भूमध्य सागर से। कहां से? भूमध्य सागर। किसके द्वारा आई? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये आई थी पश्चिमी विक्षोभ। किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ, या इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या? पछुआ पवने। पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ पवने कब आती है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका टाइमिंग पीरियड रहता है दिसंबर टू मार्च। क्या रहता है? दिसंबर टू मार्च। दूसरी बात, सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव, तो मेरे भाइयों इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है जनवरी में। टाइमिंग तो रहेगा बेटा दिसंबर टू मार्च, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है जनवरी में। अगली बात मेरे भाइयों, समय क्या रहेगा प्रभावित, तो मैंने पीछे क्या देखा है, कब आई। ओके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। प्रभावित क्षेत्र और दिशा क्या रहेगी, यहां पे इन चीजों पे भी अपन चर्चा करते हैं। समय रहेगा मेरे भाइयों, वापस से मैंने लिख दिया दिसंबर टू मार्च। ओके सर, दिसंबर टू मार्च। प्रभावित जो क्षेत्र रहेगा मेरे भाइयों वो आपका राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत भी कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहेगा, तो ध्यान रखना उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और यहां पे अगर प्रभावित क्षेत्र में जिले आपसे पूछे जाए तो बेटा आप बताएंगे जिले के रूप में, एक तो कौन आएगा मेरे भाइयों, जैसलमेर, तो जिले के रूप में आप बताएंगे जैसलमेर। ठीक है सर। एक रहेगा आपकी तरफ से बीकानेर। ओके सर। एक रहेगा श्री गंगानगर। ओके सर। एक रहेगा मेरे भाइयों हनुमानगढ़। ठीक है सर। और एक रहेगा मेरे भाइयों आपका फलौदी। ओके सर, ये वाला एरिया इससे प्रभावित होगा। दिशा क्या रही थी, तो राजस्थान में कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही थी बताइए आप, उत्तर पश्चिम, या भारत में कौन सी दिशा से प्रवेश की, उत्तर पश्चिम। तो ये तो यहां तक की बात रहेगी। ओके सर। फिर पूछा जाए लाभ किसको पहुंचाती है, कुल वर्षा का राजस्थान में कितना है। ओके सर। और कुल वर्षा का भारत में ये कितना योगदान देती है, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आइए, ये लाभ पहुंचाएगी मेरे भाइयों रबी की फसल को। कौन सी फसल को लाभ पहुंचाती है, रबी की फसल। और रबी की फसल में सर्वाधिक फायदा करती है, ये भी ध्यान रखना, गेहूं को। भाई साहब रबी की फसल में जो ये सबसे ज्यादा फायदा करती है वो गेहूं को करती है। ओके सर। कुल वर्षा का राजस्थान में ये कितना योगदान देती है, तो ध्यान रखना 10%। अब इधर ही एक बात समझाता हूं आपको नोट में चल के। आइए, आपसे कल को ये पूछा जाए कि राजस्थान में वर्षा, राजस्थान में वर्षा, तो ध्यान रखना राजस्थान में जब वर्षा की बात होगी कभी भी,
तो भाई साहब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून था, जो आपके पास कौन सा मानसून था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसकी दो शाखाएं थी आपके पास, एक अरब सागरीय मानसूनी शाखा, एक थी अरब सागरीय मानसूनी शाखा। जी गुरुजी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में एक तो अरब सागरीय मानसूनी शाखा और एक थी बेटा आपके पास बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। बिल्कुल, तो एक तो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और वो भी दो शाखाओं के रूप में होती है, तो वो कितनी होती है? जी गुरुजी, और एक आपके पास हुई है मावट से, मावट से या आप कह सकते हैं भूमध्य सागरीय मानसून से। मावट या भूमध्य सागरीय मानसून के रूप में कितने प्रतिशत होती है? तो देखो, राजस्थान में जो वर्षा का एवरेज है वो तो है 57.5 सेंटीमीटर। डन गुरुजी। अब इसको अगर मैं 100 मान लूं, इसको मैं 100 मान लूं, तो उसमें से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ध्यान रखना हमेशा, कितनी? 90%। और मावट से होती है कितनी? 10%। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाइयों कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कितनी होती है? तो 90, और मावट से होती है 10। तो अगर मैं 57.5 को 100 मान लेता हूं तो ये कुछ डाटा रहेगा मेरे भाइयों इस जगह। ओके, डन डन बेटा। नहीं, वो अरब सागर, फिर वो बेटा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मैटर आएगा, फिर उसमें अगर हम जाएंगे तो अरब सागर से जितनी वर्षा होती है बेटा उसे हम 100 मान लें तो वो कितनी होती है, फिर वो अलग बात है। अब वो दोनों जो शाखाएं थी वो थी तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ना, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से टोटल वर्षा हमारे यहाँ 90 और मावट से हमारे यहाँ 10, मतलब जो वर्षा हमारे यहाँ होती है उसका एवरेज है 57.5। इसको अगर मैं 100 मान लूं तो उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ध्यान रखना 90 रहेगी और मावट से रहेगी 10। तो कुल वर्षा का ये भारत में योगदान देती है 2%, जबकि राजस्थान में योगदान देती है कितना? 10%। चलिए अगला बात आता है बेटा, इसके कुछ उपनाम है क्या इस वर्षा के? बिल्कुल है मेरे भाइयों उपनाम। इस वर्षा को ध्यान रखना बेटा, मावट वर्षा को, मावट वर्षा को मेरे भाइयों गोल्डन, मावट वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से, मावट वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से मेरे भाइयों जाना जाता है। तो जो मावट वर्षा है इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। फिर बात आती है किस मानसून से होती है, तो आपको मैंने बताया था ना, एक नाम तो आप दे सकते हैं भूमध्य सागरीय मानसून। जी गुरुजी, भूमध्य सागरीय मानसून। अगर ये ना हो तो आप कहेंगे ये जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ मानसून। और बेटा अगर ये भी ना हो तो आप कहेंगे मेरे भाइयों ये वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो इनमें से कोई सा भी एक नाम आपका होना चाहिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, रख दे क्या ना। तो मेरे भाइयों ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मावट जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो ध्यान रखना भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून। मेरे को सबसे पहले आप एक बात ये बताइए कि भाई साहब जो मैंने अभी आपको यहां पे जो आपके लिए मावट समझाई है ये आपके समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कि मावट क्या है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहां से आई, भूमध्य सागर से, किसके द्वारा आई, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, कब आई, दिसंबर टू मार्च, सर्वाधिक प्रभावित कौन से जिले में करती है, जनवरी में, इसकी दिशा क्या रहेगी, उत्तर पश्चिम, सर्वाधिक लाभ किसको पहुंचाएगी, रबी की फसल को, रबी में किसको पहुंचाएगी, गेहूं को। भाई साहब राजस्थान में योगदान कितना है, 10%, भारत में योगदान कितना है, 2% है। भाई साहब जिस मानसून से आती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून। इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। भाई साहब दिक्कत है कहां, ये बताओ आपको दिक्कत कहां है? बहुत बढ़िया। अब देखिए शीत ऋतु में अगली जो घटना है अपने पास वो है क्या, इसे सुनिए बेटा, वो घटना रहेगी शीतलहर। अब शीतलहर कैसे होगी वो मैं बताता हूं आपको, आइए। भाई साहब ये तो है आपकी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा इस ग्लोब पे, ठीक है सर। और ये है आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है सर। और ये है इस ग्लोब पे क्या, मकर रेखा। और हम चल रहे हैं, ये आपकी जो शीतलहर है ये भी कौन सी ऋतु की घटना है, शीत ऋतु की, बिल्कुल राइट। अब आप देखना सूर्य कहां है, अपना यहां पे है सूर्य, ये रहा कौन सी रेखा पे है भाई साहब, तो सूर्य आपको दिखाई देगा मकर रेखा पे। ओके सर, डन।
अगली बात यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे है आपका कौन, भारत। जी गुरुजी बिल्कुल राइट कह रहे हो। ये कौन है मेरे भाइयों, ये है आपका भारत। ओके सर। और बताइए अभी आपने क्या किया है, अभी जो पढ़ा है आपने, अभी आपने देखा है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ आए हैं, इनसे जो आपके भारत और राजस्थान में जो वर्षा हुई है, बिल्कुल हुई है सर, आपके भारत और राजस्थान में जो वर्षा हुई है, ये क्या थे मेरे भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ। जो कहां से आए थे मेरे भाइयों आपके, ये आया था आपके भूमध्य सागर से। राइट सर। कहां से आया था मेरे भाइयों, भूमध्य सागर से। जो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आया है, इसने आपके भारत के अंतर्गत जो वर्षा कराई मेरे भाइयों, वो आपका राजस्थान था, बिल्कुल सर। पंजाब था, बिल्कुल सर। जम्मू एंड कश्मीर, ये काफी प्रभावित करता है। कौन से वाले एरिया को बताओ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। ठीक है, तो इसने जो प्रभावित किया था वो किस एरिया को प्रभावित किया, उत्तर पश्चिम वाले को। और जैसे ही ये आपकी मावट यहां पे पहुंची और मावट ने जैसे वर्षा कराई, तो एक बात बताइए, ये हिमालय वाला जो बेल्ट है इधर की तरफ, या भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जब यहां मावट की द्वारा वर्षा होती है तो बताइए टेम्परेचर और भी डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका मतलब मावट के आने के बाद ये भारत का जो बेल्ट रहेगा हिमालयी क्षेत्र वाला, यहां वैसे ही आपका टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन मावट के होने के बाद, बर्फबारी होने के बाद, इस वाले एरिया में मेरे भाइयों वास्तव में तापमान बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कम। और तापमान कम हो जाता है तो फिर वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक। और बताइए जहां सूर्य है आपका मकर रेखा पर, यहां पे ऑलरेडी तापमान कैसा होगा, अधिक। और तापमान अधिक होगा तो फिर वायु दाब कैसा होगा, कम। तो बताइए मेरे भाइयों, यहां उच्च वायु दाब से हवा निम्न वायु दाब की ओर आएगी कि नहीं आएगी मावट के बाद, बिल्कुल आएगी सर। अब बताइए उच्च वायु दाब ये है और निम्न वायु दाब ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताइए मुझे, मैं जैसे खड़ा हूं, मुझे निम्न वायु दाब दिख रहा है, दिख रहा है सर। और बताइए मैं कौन से गोलार्ध में खड़ा हूं, ये आपकी भूमध्य रेखा है, बिल्कुल। तो मैं खड़ा हूं उत्तरी गोलार्ध में। और कोरियोलिस ने क्या कहा था, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो मेरा दायां हाथ यही है, बिल्कुल है सर। तो यहां से जो ये पवनें चलेंगी बेटा, वो इस प्रकार से चलेंगी। और जब इस प्रकार से ये पवनें चलेंगी तो बिल्कुल ठंडी होंगी। क्यों होंगी ठंडी भैया, इनमें आर्द्रता नहीं होती है, क्योंकि स्थलीय भाग से आ रही हैं, तो इनमें नमी नहीं होगी। और नमी नहीं होगी तो ये वर्षा नहीं कराएंगी। ये बिल्कुल हिमालय से आने वाली, ये कहां से आ रही हैं, हिमालय से आने वाली बिल्कुल शुष्क ठंडी हवाएं होती हैं मेरे भाइयों, जिसे कहा जाता है क्या, शीतलहर। तो पहले मावट आती है, वर्षा कराती है, टेम्परेचर डाउन होता है बहुत ज्यादा, वायु दाब बढ़ता है, फिर यहां से आपके हिमालय की तरफ से जो बर्फबारी होती है उसकी वजह से यहां से ठंडी ठंडी हवा आपकी तरफ आती है। किस दिशा में आती है, तो ये एरो आप देख ही रहे हैं कि शीतलहर की दिशा क्या रहेगी, 4 भागों में बांट दो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो मेरे भाइयों शीतलहर की जो दिशा रहेगी वो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम होगी, बिल्कुल। कहां से आती है, हिमालय वाली बेल्ट से आएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आइए देखिए। ये जो आपकी आती है शीतलहर, वो कुछ इस प्रकार से एंट्री करती है आपके राजस्थान में, इस प्रकार से चलती हैं। ये कौन सी लहर है, शीतलहर। और शीतलहर जो आती है मेरे भाइयों, ये कहां से आती है, तो ये बेटा हिमालय क्षेत्र से आती है। कहां से, हिमालय से आने वाली, हिमालय से आने वाली मेरे भाइयों ठंडी हवाएं। तो हिमालय से आने वाली जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं बेटा, उनको कहा जाता है शीतलहर। ओके सर। अब जैसे ये राजस्थान में एंट्री करेंगी तो राजस्थान का ये भाग सबसे पहले पड़ता है, और ये वाला जो भाग पड़ता है राजस्थान का, ये कौन सा है, तो ये है आपका चूरू। राजस्थान के अंतर्गत ये जैसे ही एंट्री करती हैं तो सबसे पहले पड़ता है कौन, चूरू। और आपको पता ही है कि चूरू के अंतर्गत ये नहीं है, नहीं है क्या, चूरू के अंतर्गत ये नहीं है। अरे ये नहीं है मतलब वेजिटेशन नहीं है और वनस्पति नहीं है, तो बताइए चूरू को जल्दी से या पवनें ठंडा करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी सर, क्योंकि स्थलीय भाग की प्रकृति होती है जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना। इसीलिए शीतलहरों से जो चूरू है आपका वेजिटेशन तो है ही नहीं, इसीलिए जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं राजस्थान का गर्म जलावी चूरू और ठंडा जलावी चूरू। बोलो बात समझ में आई बेटा, बिल्कुल सर। तो ये चूरू को प्रभावित करती हैं, ठीक है सर, डंडनाडन। इधर की तरफ एक जिला पड़ता है, उसको भी प्रभावित करती है, जिसका नाम क्या है, सीकर। और एक जिला इधर भी पड़ता है मेरे भाइयों, जी गुरुजी, इसको भी प्रभावित करती है, बीकानेर। कल को मतलब समूह आ जाए
कि ये किस किस को प्रभावित करती हैं, तो देखो एक एक जिला लग के आए तो सर्वाधिक प्रभावित मेरे भाइयों, सर्वाधिक जो प्रभावित करती हैं वो तो किसको करती है, चूरू को। लेकिन अगर समूह में आए तो इन जिलों को आप टारगेट करेंगे, चूरू, सीकर और बीकानेर। और ये वो जिले हैं मेरे भाइयों जहां वेजिटेशन कम पाया जाता है। ओके सर, इस प्रकार से फिर ये आगे की ओर बढ़ती हैं और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अभी ध्यान देना आगे की ओर बढ़ते बढ़ते फिर इनको इस जगह पे एक स्थान मिलता है जिसे आप कहते हैं माउंट आबू। कौन सा स्थान, माउंट आबू, जो कहां पे है, सिरोही के अंतर्गत है। अब बताइए मेरे भाइयों, माउंट आबू जो है वो तो ऑलरेडी काफी ऊंचा है। अब शीत लहरों से क्या होगा, टेम्परेचर जितना डाउन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन माउंट आबू पे और भी ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे जो 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, उसे कहां लेके जाएंगे। बात तो गुरुजी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब माउंट आबू भाई साहब शीतलहर से सर्वाधिक प्रभावित यह भी होता है। अब सर दो दो जगह आ गई आपकी, तो सर्वाधिक प्रभावित नहीं बेटा, अगर वो सर्वाधिक प्रभावित आपसे क्या पूछे, जिला पूछे, तो आंसर रहेगा चूरू। और सर्वाधिक प्रभावित बेटा आपसे स्थान पूछे तो बेटा आपका क्या रहेगा, माउंट आबू। गजब गुरुजी। तो शीतलहरों से राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित स्थान कौन सा है, माउंट आबू। जिला कौन सा है, चूरू। इसीलिए माउंट आबू को बेटा राजस्थान का शिमला बोलते हैं। यहां शिमला जैसी कंडीशन हमको महसूस होती है, इसीलिए इसे राजस्थान का शिमला बोलते हैं। अब देखेंगे मेरे भाइयों, बिल्कुल, और माउंट आबू जो है बेटा इसका नाम बदल के आबू राज कर दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। चलिए अब बताइए आपका शीतलहर का अर्थ क्या है। तो आप कहेंगे मेरे भाइयों, हिमालय से आने वाली मेरे भाइयों ठंडी हवाओं को बेटा बताइए क्या कहा जाता है, तो शीतलहर कहा जाता है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। दूसरी बात कहां से आई, तो भाई साहब हिमालयी क्षेत्र, ये आती है कहां से, हिमालयी क्षेत्र से। ओके सर, दिशा क्या रहेगी, तो आपने देखा था इसी प्रकार चल रही थी, राइट सर। तो दिशा क्या रहेगी मेरे भाइयों, दिशा ये होगी, बोलो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो भाई साहब जो इनकी दिशा रहेगी वो ध्यान रखना, उत्तर पूरब से, जी गुरुजी, और दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम। मेरे भाइयों उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम इनकी दिशा रहेगी। ओके सर। अगली बात मेरे भाइयों, राजस्थान के प्रभावित जिले, तो मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करती है सर, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी चूरू, सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसके अलावा मेरे भाइयों इससे बीकानेर भी प्रभावित होता है, इससे सीकर भी, लेकिन सबसे ज्यादा चूरू। और सर्वाधिक प्रभावित जिला देखो नीचे भी स्पेशल मैंने लिख दिया है, तो सर्वाधिक प्रभावित जिला रहेगा चूरू। इसीलिए राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला, इसीलिए राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन माना जाता है, चूरू। और गर्म जिला कौन माना जाता है, चूरू। समझ गए होंगे अब आप। सर्वाधिक प्रभावित स्थान के रूप में कौन रहेगा, तो आपको मैंने बताया है माउंट आबू। और इसीलिए माउंट आबू को मेरे भाइयों राजस्थान का क्या बोला है मैंने, इसीलिए माउंट आबू को बोलते हैं राजस्थान का शिमला। क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला। कौन से माह में ये सबसे ज्यादा चलती हैं, तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है कौन से माह में, जनवरी माह में। कौन से माह में, जनवरी माह में। बताइए यहां तक बात मेरे भाइयों आपके समझ में आई कि नहीं आई। नोट में अब एक बात ध्यान रख लेंगे, बताइए जो चूरू को हमने टारगेट करते हुए लिखा है, बिल्कुल सर, ये जो चूरू है ये बताइए ग्रीष्म ऋतु में भयंकर आपका गर्म हो गया था, किसकी वजह से, वनस्पति नहीं था। शीत ऋतु में भयंकर ठंडा हो गया, किसकी वजह से, वनस्पति नहीं था। अब आपको समझ में आ गई होगी कि स्थलीय भाग की प्रधानता होती है जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना। बिल्कुल राइट सर। तो ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान का सर्वाधिक, मेरे भाइयों कल को पूछे गर्म जिला, तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक, जी गुरुजी, ठंडा जिला, तो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला भी कौन है, चूरू है। बोलो आज की बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाइयों, डन डना डन। ये आपका ऋतु के आधार पे जो जलवायु वर्गीकरण था वो मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु
चारों आपके लिए कराएं। और ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा मेरे भाइयों ये पूरा की पूरा पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, पूरा व्याख्यात्मक हल किया हुआ है। तो मेरे भाइयों किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से भी आप खरीद सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे लाडलो, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि आज रात्रि को 8 बजे ज्योग्राफी की, आप कहते हो सर ये तो कंटेंट को लेकर क्लास चल रही है, अरे तो आज रात्रि को 8 बजे आपके लिए लेके आ रहा हूं एमसीक्यूज वाली क्लास मेरे भाइयों। पहले टॉपिक की रात्रि को 8 बजे से आज से अपन क्लास प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, किसकी? एमसीक्यूज की। सुबह 8 बजे किसकी होती है? कंटेंट की। बिल्कुल, अब आपके लिए मैं दोनों तरीके से अवेलेबल हूं। सुबह आप मेरे से कंटेंट पढ़िए और शाम के टाइम पे मेरे भाइयों एमसीक्यूज कीजिए। तो आज रात्रि को 8 बजे मेरे भाइयों जो क्लास होगी अपन के एमसीक्यूज की, उसमें पहला टॉपिक रहेगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब तैयार होके आए मेरे भाइयों। टॉपिक का नाम रहेगा स्थितिवा विस्तार। क्या रहेगा टॉपिक का नाम? स्थितिवा विस्तार। पहले ही कह रहा हूं मेरे भाइयों क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि मैटर कैसे चलता है, तो क्वेश्चन के लेवल अच्छा रहेगा। अपने आप को परखने के लिए उस टॉपिक को पहले से अच्छे से सुदृढ़ कर लें, आप रिवीजन कर लें, अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के लेकर आने वाला हूं। रात्रि को कितने बजे होगी बेटा वो क्लास? ध्यान रहे 8 बजे। ओके सर, डन डनाडन। दूसरी बात, आज कोई भी बच्चा अगर हमसे नया जुड़ा है लक्ष्य परिवार के अंतर्गत, उसका वेलकम मोस्ट स्वागत है मेरे भाइयों। और उसे लगता है कि लक्ष्य परिवार हमारे साथ है, हमारे सपनों को साकार करने में लक्ष्य परिवार हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, तो बनिए हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा। पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और मेरे भाइयों लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय जवाहर। ऑल द बेस्ट माय ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।